हेलो दोस्तों। आज के सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के लेक्चर में हम कुछ सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व्ड से शुरुआत करेंगे। क्या दिया है न्यूमेरिकल? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसॉइडल वेव प्रोपैगेटिंग थ्रू अ स्ट्रिंग आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। तो दो हमें इक्वेशंस दिए गए हैं जिसमें y1 है 4 साइन ऑफ 20x माइनस 30t और y2 है 4 साइन ऑफ 25x माइनस 40t, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकंड। तो x और y जो है, जो डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू है वो किस में दी है? सेंटीमीटर में। एंड टाइम इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सेकंड। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। और फिर पूछा है When these two wave interfere, what are the maximum and minimum values of intensity? तो चलिए देख लेते हैं गिवन डेटा क्या है। सो अगर गिवन डेटा देखें, सो y1 इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 20x माइनस 30t और y2 इज इक्वल टू 4 इंटू साइन ऑफ 25x माइनस 40t। देखिए, अब दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर हमने जब देखा था y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई भी पहले लिख लीजिए, कोई ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वेव का इक्वेशन दोनों ही वैलिड है। चलो, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। अब पहले इक्वेशन में आप देखो, सो फॉर फर्स्ट वेव जो प्रोपैगेशन कांस्टेंट है के की वैल्यू दी है 20 और ओमेगा की वैल्यू है 30। सो फर्स्ट केस में मैं प्रोपैगेशन कांस्टेंट लिख रहा हूँ 20 और ओमेगा की वैल्यू लिख रहा हूँ कितनी दी है? ओमेगा की वैल्यू दी है 30। ठीक है, चलिए। और वैसे ही अगर मैं सेकंड केस देखूँ, यहाँ पर मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ। तो सेकंड वेव के लिए क्या दिया है? k इज इक्वल टू 25 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 40। चलो, अब हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। अब फेज डिफरेंस क्या होता है हमने देखा है। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन गिवन एज y1 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ लेट से θ1, ठीक है, और y2 दिया है a इंटू साइन ऑफ θ2। अब θ1 में से अगर θ2 चला गया तो वो क्या हो गया? दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस हो गया, है ना। मान लीजिए पहली जो थीटा की वैल्यू है दिस इज 60 और दूसरी थीटा की वैल्यू है मान लीजिए दिस इज 50, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 10 का हो गया, है ना। इस तरीके से दूसरा फेज डिफरेंस हम ऐसे भी कह सकते हैं। मान लीजिए पहले वेव का इक्वेशन दिया है a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी और दूसरे वेव का इक्वेशन दिया है a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पर हम ओमेगा टी से, ये जो पहले इक्वेशन का ओमेगा टी है, इससे दूसरे इक्वेशन का ये एंगल माइनस कर लेंगे तो क्या होगा? ओमेगा टी प्लस 5, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 5। सो ओमेगा टी कैंसिल, तो अल्टीमेटली बचता है आपके पास 5। तो 5 विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ठीक है, अगर यही इक्वेशन मान लीजिए इस तरीके से दिया जाए, कैसे दिया जाए कि y1 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 ओके, एंड y2 दिया गया है y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 ठीक है। अब इस केस में फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? योर फेज डिफरेंस वुड बी इक्वल टू 5 माइनस 5। ठीक है, तो ये होता है फेज डिफरेंस। चलिए हम हमारे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इन इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या करेंगे? फेज डिफरेंस निकालेंगे। कब? सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। t इज इक्वल टू 2 सेकंड। चलिए पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए। सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा? y1 इज इक्वल टू a की वैल्यू तो 4 है, सो 4 इंटू साइन ऑफ, चलिए 20 इंटू एक्स की वैल्यू है 5, सो 20 इंटू 5 माइनस 30 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 2। सो यहाँ पर इक्वेशन बन गया 4 इंटू साइन ऑफ 20 इंटू 5 इज 100 माइनस दिस इज 60, सो दिस बिकम्स 4 इंटू साइन ऑफ 40। ओके, चलो, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा? दूसरा इक्वेशन होगा y2 इज इक्वल टू 4 इंटू साइन ऑफ 25 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी बोली है हमें? 5 माइनस यहाँ पर ओमेगा कितना है? 40 इंटू
2. So this comes around 4 into sine of 25 into 5 is 125 minus 80. So 14 to 280, तो ये कितना हो जाएगा 45. सो 4 इंटू साइन ऑफ 45. ठीक है, अब ये दोनों जो वैल्यू है ये थीटा की वैल्यू है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 45 माइनस 40, सो दैट इज 5 रेडियन. सो हमारे पास फेज डिफरेंस कितना है दोनों का, 5 रेडियन. चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. सॉरी, अब यहाँ पे सेकंड हमें क्या पूछा है, व्हेन दीज टू वेव्स इंटरफेयर व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी. अब देखिए इंटेंसिटी की जब मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे इंटरफेरेंस होने के बाद में, तो उसे हम लिखते हैं आई मैक्स, और आई मैक्स होता है आर मैक्स का स्क्वायर. व्हाट इज आर मैक्स, आर मैक्स इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव. अब अगर आर मैक्स को मैं देखूँ तो आर मैक्स क्या होता है, दोनों इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड का समेशन. सो A1 प्लस A2. अब A1 प्लस A2 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जगह जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे दिया है, सेम दिया है, विच इज़ 4 सेंटीमीटर है ना, तो दोनों ही वैल्यू सेम है. अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी तो मैं लिख सकता हूँ आर मैक्स इज 2 टाइम्स ऑफ A, दैट इज 2 इंटू 4 विच इज़ 8 सेंटीमीटर. तो आर मैक्स इज 8 सेंटीमीटर. तो चलिए आई मैक्स लिखते हैं हम, आई मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर दैट इज 64. सो माई आई मैक्स इज इक्वल टू 64 यूनिट्स. ओके, वैसे तो हमें ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ फॉर्मूले में लिखने पड़ता है आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मैक्स का स्क्वायर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, लेकिन अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान ले फिलहाल, तो आई मैक्स हो जाएगा 64 यूनिट. अच्छा, मिनिमम इंटेंसिटी विच इज़ गिवन बाय आई मिनिमम, सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिनिमम का स्क्वायर. अब देखिए आर मिनिमम क्या होगा, दिस इज 0. क्यों 0 होगा, क्योंकि देखिए आर मिनिमम होता है A1 माइनस A2, लेकिन यहाँ पर A1 और A2 दोनों ही क्या है, सेम है. सो A माइनस A वो क्या हो जाएगा 0. सो हम कहेंगे आर मिनिमम इज 0. एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, इफ कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आई मिनिमम इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर दैट इज 0. सो बेसिकली आई मिनिमम इज 0 यूनिट्स. ओके, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 6.2 में, अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, पार्टिकल ऑन दिस स्ट्रिंग मेक टेक्स 4 मिलीसेकंड टू मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. अब मान के चलिए कि मेरे पास ऐसी एक स्ट्रिंग है विच इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट. अब यहाँ जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है मिडल पोजीशन या फिर मीन पोजीशन, और वहाँ से जो पार्टिकल्स है स्ट्रिंग के वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट होते हैं फ्रॉम देयर मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन. अब मान के चलिए कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान के चलिए, जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी तो ये क्या करेगा, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर भागेगा. और उन्होंने कहा है इट टेक्स 4 मिलीसेकंड टू मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन. अब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाने के लिए अगर स्मॉल टी टाइम में ले रहा हूँ विच इज़ 4 मिलीसेकंड, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा. सो पार्टिकल क्या होगा, ये जो पार्टिकल है एक बार पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाएगा, फिर मीन पोजीशन पर आएगा. सो एक बार मीन से एक्सट्रीम जाने में अगर 4 मिलीसेकंड लग रहे हैं, तो ये एक्टिविटी तो 4 बार होने वाली है. मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम एंड मीन. तो हम कह सकते हैं कि एक वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है विच इज़ कैपिटल टी, दिस वुड बी द 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी. सो दैट मीन्स 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ मिली सेकंड विच इज़ 16 मिली सेकंड, एंड 16 मिली सेकंड इज 16 इंटू 10⁻³ सेकंड. तो हमारे पास ना टाइम पीरियड है, ठीक है, इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन का. देन आगे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट देयर मीन पोजीशन. मतलब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, यहाँ पर मैं फिर से एक बार स्ट्रिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो, ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग में क्या होते हैं ना, इस तरीके से वेव्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है. अब उन्होंने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट देयर मीन पोजीशन. अब 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट जो मीन पोजीशन है
मीन पोजीशन पर है वो क्या हो सकते हैं, ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ऐसे कंसेक्यूटिव पॉइंट है जो मीन पोजीशन है, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना। सो इस तरीके से ये पॉइंट क्या दर्शाते हैं, मीन पोजीशन भी बताते हैं और वो कंसेक्यूटिव है। तो इनके बीच में क्या बोला है, डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर ये जो पॉइंट्स है ये नोड भी कहलाते हैं, नोड के बीच में अगर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा तो वेवलेंथ कितनी होगी, वेवलेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दो पर्टिकुलर मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक वेव बनती है। सो एक वेव की ये जो वेवलेंथ है ये 4 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज हाफ ऑफ द वेव इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर। तो चलिए हम गिवन डेटा में लिख लेते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड आया है, कितना आया है, 16 इंटू 10⁻³ सेकंड, एंड देन वी गॉट lambda wavelength which is 2 into 2 centimeter, so that is 4 centimeter, and 4 centimeter is 4 into 10⁻² मीटर। ओके, चलो आगे देखते हैं। फाइंड, अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ वेव। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं n लिख रहा हूँ। हमें पता है फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/16 इंटू 10⁻³ सो दिस कम्स अराउंड 1/16 इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया, वो हो गया 10⁻3। नाउ इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो चलिए मैं देख ऊपर क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ऊपर 100। सो 100 और 100 लिखने के कारण यहाँ पर हो जाएगा 10⁻1 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 100/16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं करके देखता हूँ। सो 100/16, 16 6 96, बचे 4, फिर 0.0, 16 2 32, ठीक है, फिर बचा 8 एंड देन अगेन 0, 16 5 80 एंड दस आंसर वुड बी 6.25। सो 6.25 इंटू 10⁻1 हर्ट्स इतनी फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स 62.5 हर्ट्स की क्या होनी चाहिए, मेरी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। दूसरा क्या पूछा है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ तो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रख ली है, तो उसको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये मान लीजिए मेरा सेकंड रिक्वायरमेंट हो गया। नाउ थर्ड क्या निकलनी है, स्पीड ऑफ द वेव। अब हमें पता है स्पीड ऑफ द वेव कैसी निकलती है, v = n लैम्बडा। अब v = n की वैल्यू कितनी है, 62.5 जो हमने अभी फाइंड की थी, मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा कितना आया है, 4 इंटू 10⁻²। सो 4 इंटू 10⁻²। देखिए 62.5 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 250 इंटू 10⁻²। सो अल्टीमेटली आंसर वुड बी 2.5 मीटर पर सेकंड। सो वी कितना आया है, 2.5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स इन अ स्टेशनरी वेव। देखिए कोई भी अगर ऐसी एक वेव है तो वेव स्टेशनरी होती है, तो उसमें क्या होते हैं, नोड्स एंड एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड। तो इन दो नोड के बीच का डिस्टेंस, अच्छा नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। ये हमें पता है 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच में λ/2 डिस्टेंस होता है, तो हमें λ/2 फाइंड करना है। फिर क्या पूछा है, सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड इन अ स्टेशनरी वेव on a string vibrating with frequency 64 हर्ट्ज। तो चलिए फ्रीक्वेंसी दी है हमें 64 हर्ट्ज, एंड देन वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दैट रिजल्ट्स इन स्टेशनरी वेव इज 48 मीटर पर सेकंड। सो v की वैल्यू दी है 48 मीटर पर सेकंड, और हमें पूछा है डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड दैट वी हैव टू फाइंड λ/2, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले लैम्बडा फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, हमें पता है v = होता है n लैम्बडा, n इज फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इज वेवलेंथ, देयरफॉर लैम्बडा = v/n। अब मैं यहाँ पर मुझे λ/2 फाइंड करना है, तो सिंपली मैं डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ। चलो देखते हैं क्या होगा। सो λ/2 = v की वैल्यू कितनी दी है, 48। सो 48 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है भैया, 64। सो 48 डिवाइड बाय 64 इंटू 2। सो ये आंसर हो जाएगा λ/2 = 2 से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए 48 को, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। सो 24 भागेला 24 डिवाइड बाय 64। सो अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, λ/2 = 24/8 इज हाउ मच, 3 टाइम्स। सो 8 3 = 24 डिवाइडेड बाय
8 8 जा 64, सो माई लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू 3/8। तो करके देखिए 3/8 को कैसे करते हैं, ये हो गया 0 है ना पॉइंट, सो 24, 8 3 जा 24, ये बचा 6, यहाँ पे आएगा 0, 8 7 जा 56, फिर से बचा 4 और ये आया 0 एंड 8 5 जा 40। सो लैम्बडा बाई 2 मेरा कितना निकल कर आया है, 0.375 मीटर्स। ठीक है, चलिए, सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6.4 में क्या बोला है, एन एयर कॉलम इज ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। तो कोई एक मान लीजिए एयर कॉलम है जिसकी लेंथ है 17 सेंटीमीटर, दैट इज 17 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, फिर बोला है हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है कौन से ओवरटोन के लिए, फिफ्थ ओवरटोन। तो मैं ओवरटोन को ना पी कंसिडर करता हूँ, ठीक है। सो पी की वैल्यू होगी फिफ्थ ओवरटोन। बाद में बोला है फिफ्थ ओवरटोन इफ द एयर कॉलम इज ए क्लोज्ड एट वन एंड एंड बी ओपन एट बोथ एंड वेयर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। तो साउंड की वेलोसिटी दी है 340 मीटर पर सेकंड, और हमें पूछा है कि अगर पाइप क्लोज्ड पाइप है, क्लोज्ड पाइप, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी फिफ्थ ओवरटोन मतलब कौन से नंबर का हार्मोनिक्स है उस पर डिपेंड करती है। अब हमें नंबर ऑफ हार्मोनिक्स अगर पता करना है तो फॉर्मूला क्या होता है क्लोज पाइप के केस में, 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस 1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। तो देख लेते हैं कौन से नंबर का हार्मोनिक्स है। सो पी मतलब क्या है, हमारा ओवरटोन है, तो रखिए वैल्यू 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्लोज पाइप में, V/4 टाइम्स ऑफ लेंथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं फ्रीक्वेंसी फॉर फिफ्थ हार्मोनिक्स, सॉरी फ्रीक्वेंसी फॉर फिफ्थ ओवरटोन। सो दिस इज 5 इंटू 2 2 10, 10 प्लस 1 इज 11। सो 11 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है, कितना दिया है 340 मीटर पर सेकंड, तो रख लीजिए 340 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ है हमारे पास कितनी है 17 इंटू 10⁻⁻2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 17 है, 17 इंटू 2 इज 34, तो ये हो गया 20 ऊपर आया है, ठीक है। ये नीचे है 4, सो 4 5 ज़ा 20, सो हमें मिला है 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा बनेगा 10⁻2, तो ये आंसर होगा 55 इंटू 10⁻2, दैट इज़ 5500 हर्ट्स। तो हमें फ्रीक्वेंसी मिली है 5500 हर्ट्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। सो एन दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा हार्मोनिक्स है, ये देखिए 11th नंबर का हार्मोनिक्स है। सो 11th नंबर का हार्मोनिक्स दैट इज़ फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी मिली है 5500 हर्ट्स व्हेन द पाइप इज क्लोज्ड। अगर ओपन पाइप है, सो ओपन पाइप, मैं सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ। फॉर ओपन पाइप कौन से नंबर का हार्मोनिक्स होगा, कैसे पता होगा। सो NH इज P प्लस 1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। P की वैल्यू कितनी है 5, सो 5 प्लस 1 इज 6, 6 इंटू V/2 टाइम्स द लेंथ ऑफ पाइप। तो लेंथ ऑफ पाइप 2 टाइम्स लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 5 प्लस 1 इज 6, 6 इंटू वेलोसिटी इज 340 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ इज 17 इंटू 10⁻⁻2, 17 ये हो गया 20, अगेन दिस इज 10, सो माई आंसर वुड बी इक्वल टू 6 इंटू 10 इंटू 10⁻, ये -2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+ 2 हो जाएगा, सो 10⁻2, सो आंसर वुड बी 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 एंड दैट इज 6000 हर्ट्स। ठीक है, सो जब पाइप क्लोज है वन एंड पे तो मेरा आंसर है 5500 हर्ट्स, एंड व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड तो आंसर इज 6000 हर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप हैव सेम लेंथ, शो दैट नो मोड ऑफ क्लोज पाइप हैज़ द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ मोड ऑफ ओपन पाइप। तो सबसे पहले हमें कहा है कि लेंथ ऑफ क्लोज पाइप और लेंथ ऑफ ओपन पाइप सेम है, और हमें बताना है कि किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन इन केस ऑफ क्लोज पाइप में जो वेवलेंथ होगी विल नॉट बी इक्वल टू वेवलेंथ इन केस ऑफ ओपन पाइप फॉर एनी गिवन मोड ऑफ वाइब्रेशन। और हम यहाँ पर कैसे इसको फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे लैम्बडा फॉर क्लोज पाइप इन एनी गिवन मोड ऑफ वाइब्रेशन और लैम्बडा फॉर ओपन पाइप इन एनी गिवन मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमने शो कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन पाइप। अब मान लीजिए इन केस ऑफ ओपन पाइप एनी गिवन मोड ऑफ वाइब्रेशन, सो एनी
मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब कोई भी मोड ऑफ वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर ओवरटोन हो सकता है, मैं उसको पीथ ओवरटोन नाम दे रहा हूँ, पीथ ओवरटोन। अब अगर ऐसा है तो पीथ ओवरटोन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम कैसे निकालते हैं? सो पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी इज P+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप। ये जो हार्मोनिक्स होता है ना पीथ ओवरटोन का हार्मोनिक्स, वो पीथ ओवरटोन का हार्मोनिक्स उस पर्टिकुलर ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होती है। सो मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे NOP दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इन केस ऑफ पीथ ओवरटोन। तो ये क्या हो जाएगा? NOP फॉर पीथ ओवरटोन विल बी इक्वल टू P+1 और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप क्या होती है? V/2 टाइम्स ऑफ L। ठीक है, सो L को लिख रहा हूँ मैं LOP। अब ये जो V है यहाँ पर, V क्या बताता है? V इज द वेलोसिटी। हम जानते हैं V का फॉर्मूला V इज इक्वल टू N लैम्बडा। V इज इक्वल टू होगा NOP दैट इज ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी फॉर पीथ ओवरटोन मल्टीप्लाई बाय उस पर्टिकुलर ओवरटोन के लिए जो भी लैम्बडा होगा वो लैम्बडा। सो लैम्बडा फॉर पीथ ओवरटोन इन केस ऑफ ओपन पाइप। ये रिलेशन हमें याद रखना है। इसी रिलेशन को हम कहाँ पे पुट करेंगे? V की वैल्यू में पुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई नो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इन केस ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू P+1 इंटू V के बजाय क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू N लैम्बडा। सो N फॉर ओपन पाइप इन पीथ ओवरटोन मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा इन ओपन पाइप फॉर पीथ ओवरटोन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप। अब इस इक्वेशन को देखोगे यार, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो वैसे ही कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास बचता है लैम्बडा फॉर ओपन पाइप इन पीथ ओवरटोन, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय P+1। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं क्लोज पाइप की तरफ। ठीक है, सो क्लोज्ड पाइप। अब क्लोज पाइप में भी कोई एक पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, तो मैं लिख रहा हूँ एनी पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन इन क्लोज्ड पाइप इज लेट्स से क्यूथ ओवरटोन। वो कौन से नंबर का ओवरटोन है? Q नंबर का ओवरटोन है, ओवरटोन। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो गिवन ओवरटोन के लिए क्लोज्ड पाइप में क्या फ्रीक्वेंसी होगी? तो फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप इन क्यूथ ओवरटोन विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स द ओवरटोन दैट इज 2 टाइम्स ऑफ Q+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। सो ये हो जाएगा 2Q+1 इंटू V/4 टाइम्स ऑफ L एंड NCP रेस्ट, यहाँ पर Q में एक उनको आइडेंटिटी दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर क्यूथ ओवरटोन। चलो अब लिखेंगे NCP फॉर क्यूथ ओवरटोन विल बी इक्वल टू 2Q+1। V को क्या लिख सकते हैं? NCP दैट इज क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी फॉर क्यूथ ओवरटोन मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा फॉर क्लोज पाइप इन क्यूथ ओवरटोन डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स इंटू लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। दिस इज माई इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है? हमें ऐसा दिखाना है कि लैम्बडा इन केस ऑफ क्लोज पाइप फॉर एनी गिवन मोड इट शुड नॉट बी इक्वल टू लैम्बडा इन एनी गिवन मोड फॉर ओपन पाइप। तो एक काम करेंगे, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से पहले हम मान के चलते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है। अगर हम ऐसा मानेंगे तो क्या होता है? देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? लैम्बडा फॉर ओपन पाइप इन पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय P+1 और लैम्बडा फॉर क्लोज पाइप इन क्यूथ ओवरटोन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ Q+1। अब इन दोनों को हम मानेंगे कि इक्वल है। ये दोनों जो मेरी इक्वेशन है इनको मैं मान के चल रहा हूँ कि क्या है, वो इक्वल है। तो क्या लिखना पड़ेगा? लैम्बडा फॉर ओपन पाइप इन केस ऑफ पीथ ओवरटोन इज इक्वल टू लैम्बडा फॉर क्लोज पाइप इन केस ऑफ क्यूथ ओवरटोन। तो चलिए 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय P+1 दिस शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ Q+1। तो यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ ओपन पाइप लेंथ ऑफ क्लोज पाइप सेम है तो कैंसिल होगी, 2:1 एंड 2 2 4। तो ये क्या बच गया हमारे पास? 1/P+1 इज इक्वल टू
2/2q प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p प्लस 2। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ये अगर दो इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, 2q प्लस 1 और 2p प्लस 2, ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब हमारा जो हाइपोथेसिस था कि लैम्बडा इन केस ऑफ ओपन पाइप एंड लैम्बडा इन केस ऑफ क्लोज पाइप विच इज़ इक्वल, ये हाइपोथेसिस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? एज इन अबोव इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लैम्बडा इन केस ऑफ ओपन पाइप इज नॉट इक्वल टू लैम्बडा इन केस ऑफ क्लोज पाइप फॉर एनी गिवन मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टू दैट ऑफ सेकंड हार्मोनिक? ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट हार्मोनिक को मैं लिखूँ स्ट्रिंग के लिए ns इज इक्वल टू n, तो सेकंड हार्मोनिक्स क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ ns। सो सेकंड हार्मोनिक्स इज 2 टाइम्स ऑफ ns, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ n। और हमें रेशो किसका पूछा है? फर्स्ट हार्मोनिक्स टू सेकंड हार्मोनिक्स। सो ns अपॉन n2 इज इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n, n कैंसल। सो रेशो क्या बचा है? ns अपॉन n2 इज 1/2। ठीक है, तो इसमें तो कुछ ऐसी खास बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज 225 मीटर पर सेकंड। तो देख लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव v दिया है 225 मीटर पर सेकंड, जब लेंथ दी है, लेंथ कितनी दी है स्ट्रिंग की? इट इज़ गिवन एज 0.5 मीटर। अब सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें? टू फाइंड, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ए में व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव ऑन द स्ट्रिंग इफ बोथ एंड्स आर केप्ट फिक्स्ड। अब दोनों एंड को मैं ऐसे फिक्स कर दूं तो इस केस में इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो स्ट्रिंग के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2L अंडर रूट ऑफ T/m। अब T/m क्या होता है? इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ns इज इक्वल टू v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l। चलिए फाइंड करते हैं। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज v कितना दिया है? 225 मीटर पर सेकंड। तो लिख लेते हैं 225 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ कितना दिया है? 0.5 मीटर है ना, यहाँ पर लेंथ भी दिया है। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 225 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 225 हर्ट्स। सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस फर्स्ट पार्ट जो है ए, वो हमारा आंसर हो चुका है। अब बी क्या पूछा है? While this string is vibrating in the fundamental harmonic, what is the wavelength of sound produced in the air if the sound in the air is 330 मीटर पर सेकंड? अगर साउंड इन द एयर की वेलोसिटी दी है 330 मीटर पर सेकंड, तो उस केस में वेवलेंथ पूछिए। वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या होगी? लैम्बडा क्या होगा? देखिए हम जानते हैं v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो हमारे पास हमें पूछा क्या है? व्हाट इज द वेवलेंथ? सो लैम्बडा इज इक्वल टू v अपॉन n, v इज 330 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है? 225। सो 330 डिवाइड बाय 225, सो लैम्बडा कितना आ जाएगा? दिस वुड बी 1.467 मीटर। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 6.8, क्योंकि 6.9 से बाकी जो क्वेश्चन है वो हमने रिस्पेक्टिव वीडियो लेक्चर्स में कवर किए हैं। अब 6.8 क्या कह रहा है? यहाँ पर बोला है अ स्ट्रिंग 105 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड। सो एक स्ट्रिंग है जो एक एंड पर फिक्स्ड है, उस स्ट्रिंग की लेंथ दी है 105 सेंटीमीटर, दैट इज 1.05 मीटर। ठीक है, फिर हमें बोला है द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज मूव्ड अप एंड डाउन विद द फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्स। तो इस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दी है 15 हर्ट्स। फिर बोला है अ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 लूप। जब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में क्या हो रहे हैं? स्टेशनरी वेव बन रही है, तो टोटल कितने लूप बन जाएंगे? यहाँ पर कह रहे हो कि वो 3 लूप बने हैं। देखिए 2 लूप का मिलकर बनता है एक लैम्बडा, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, और जो सिंगल लूप है वो होता है लैम्बडा बाय 2। फिर आगे क्या बोला है
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच हैव प्रोड्यूस्ड द स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर स्टेशनरी वेव बनने से पहले प्रोग्रेसिव वेव बनी होगी, फिर रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पर क्या बना होगा, स्टेशनरी वेव। तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रेसिव वेव की हमें स्पीड पूछी है, तो v इज इक्वल टू होता है एन लैम्बडा, ये हमें पता है। अब हमारे पास क्या है ना, v निकालने के लिए लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी दोनों जरूरी है। फ्रीक्वेंसी तो प्रेजेंट है विच इज़ 15 हर्ट्ज, लेकिन क्या हमारे पास लैम्बडा प्रेजेंट है, नहीं है। लैम्बडा के बजाय हमारे पास क्या दिया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी है विच इज़ 1.05 मीटर। तो देखिए सबसे पहले हम लैम्बडा निकालेंगे और एक बार लैम्बडा मिल गया तो हम स्पीड आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की, ठीक है, इट हैज़ गॉट 3 लूप्स। कितने लूप है, 3 लूप। अब 3 लूप में जो 2 लूप है उससे मिलकर बनता है लैम्बडा, सो मैं लिख रहा हूँ 2 लूप प्लस 1 लूप। 2 लूप की जो लेंथ होती है इट इज़ इक्वल टू द वेव लेंथ प्लस 1 लूप होता है लैम्बडा बाय 2, दैट मीन्स टोटल लेंथ इज 3 लैम्बडा बाय 2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सो L कितना है, 1.05, सो 1.05 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा, दैट मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 3। चलिए स्पीड इसके फॉर्मूले में यूज़ करेंगे वेलोसिटी या स्पीड के। सो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एन इज 15, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, so 5 into 2 is 10, 10 into 1.05, the answer is 10.5 मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड है प्रोग्रेसिव वेव की वो कितनी है, 10.5 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या कर लेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज के, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन एन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड वाइब्रेट सच दैट 3 notes are formed in it, the frequency of its vibration और blank times the fundamental frequency। तो देख लेते हैं, मेरे पास अगर एक कोई क्लोज पाइप है और उसके अंदर कितने नोड कहा है उन्होंने, टोटल 3 नोड्स बोला है। सो मान के चलिए यहाँ पे 3 नोड्स में निकाल कर दे रहा हूँ। सो पहला तो पहला जो नोड है वो तो क्लोज्ड एंड पर होगा ही होगा। सो इस तरीके से अगर मैंने 3 नोड ड्रॉ कर लिए तो इसके अंदर ना स्टेशनरी वेव का जो प्रोफाइल है वो कैसे बनता है समझेंगे। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होगा, तो इस तरीके से अंदर नोड के कारण लूप्स बन जाएंगे। तो टोटल कितने लूप है यहाँ पर बने हैं, 2.5 लूप, दैट इज़ 2.5 लूप्स बने हैं। हम जानते हैं अगर स्ट्रिंग है तो जितने नंबर ऑफ लूप होते हैं उतना हार्मोनिक्स होता है। इवन इन केस ऑफ ओपन पाइप ऑल्सो नंबर ऑफ लूप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। लेकिन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के केस में क्या होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब कौन से नंबर का हार्मोनिक्स है, ये डिपेंड करता है जितने नंबर ऑफ लूप बने हैं अंदर उसके 2 टाइम्स पर। सो 2 इंटू नंबर ऑफ लूप मैं ले रहा हूँ, 2 इंटू नंबर ऑफ लूप। सो 2 इंटू कितने नंबर ऑफ लूप है, 2.5 लूप है, दैट मीन्स ये हो गई 5th हार्मोनिक्स। ये कौन सा हार्मोनिक्स होना चाहिए, 5th हार्मोनिक्स होना चाहिए इन केस ऑफ क्लोज्ड पाइप। सो दैट वुड बी द 5th हार्मोनिक्स इज 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, सो NCP। तो हमारा आंसर हो गया 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 2 ऑर्गन पाइप्स ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूसेस 7 बीट्स पर सेकंड, द स्पीड ऑफ साउंड इज। अब हमें पता है N1 माइनस N2 ये होते हैं बिट्स। यहाँ पर बिट्स कितने बोले हैं, 7 बिट्स बोले हैं। तो N1 को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन लैम्बडा 1, और N2 को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 7। अब बात क्या है, 2 ओपन ऑर्गन पाइप से, दोनों ही ओपन ऑर्गन पाइप है और हर एक पाइप की लेंथ इंडिविजुअली दी है। तो मान लीजिए दिस इज माय फर्स्ट ऑर्गन पाइप, उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और ये सेकंड ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ है 51 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि दे साउंडेड टुगेदर एंड प्रोड्यूसेस 7 बीट। तो इनका जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उस केस में जो फ्रीक्वेंसीज है उस फ्रीक्वेंसीज में कैसे प्रोफाइल बनता है, ओपन पाइप है अगर तो इस तरीके से एक कंप्लीट लूप बनता है, और ओपन पाइप है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक ही कंप्लीट लूप बनेगा। अब यहाँ पर ना देखिए हम लैम्बडा का कुछ रिलेशन बना सकते हैं। क्या है, इन केस ऑफ ओपन पाइप
लैम्बडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ होता है, ठीक है। सो मैं कहूँगा लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 50 दैट इज 100 सेंटीमीटर। लैम्बडा 1 इज 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली लैम्बडा 2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ दैट इज 2 इंटू 51 विच इज इक्वल टू 102 सेंटीमीटर दैट इज 1.02 मीटर, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 102 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। v को मैंने कॉमन निकाल लिया इस इक्वेशन से, ठीक है। v कॉमन निकलता है तो बचता क्या है, 1 अपॉन लैम्बडा 1 दैट इज 100, ठीक है। 100 इंटू 10 टू द पावर -2 दोनों जगह, तो 10 टू द पावर -2 में कॉमन ले रहा हूँ। 1 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 102 इज इक्वल टू 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v अपॉन 10 टू द पावर -2 इंटू 102 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 10 टू द पावर 2, क्योंकि 100 ही क्या होता है 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 7। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। सो v अपॉन 10 टू द पावर -2 2 अपॉन 102 इंटू 10 टू द पावर 2 is equal to 7. So v would be 7 into 10 to the power -2 into 102 into 10 to the power 2 divided by 2. So ये आएगा 3.5 इंटू 102 इंटू 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर 2 वैसे भी कैंसिल हो गए। सो 3.5 इंटू 102 कितना होगा, दिस इज 357 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना मिला है, 350 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन है कुछ, यस 357 मीटर पर सेकंड, ठीक है 357 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है द टेंशन इन द पियानो वायर इज इंक्रीज बाय 25%। मान लीजिए कोई एक पियानो वायर है, तो उसका पहले का टेंशन मैं ले रहा हूँ T1, और बाद में जो टेंशन है T2 इट इज़ 25% इंक्रीज, दैट मीन्स 1.25 टाइम्स ऑफ T1 हो गया है। देन इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाउ मच टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी और टेंशन का एक रिलेशन होता है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। तो इस हिसाब से अगर पहली फ्रीक्वेंसी n1 रही होगी सो दैट मस्ट हैव बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 का स्क्वायर रूट, और अगर मैं उसको डिवाइड बाय n2 करूँ तो n2 वुड ऑल्सो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 का स्क्वायर रूट। सो n1 अपॉन n2 अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, हमें तो n2 फाइंड करना है, तो मैं n2 को अगर सेपरेट लिखूंगा तो हो गया n1 √T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू n2। अब n1 को हम वैसे ही रखेंगे, T2 कितना है 1.25, यस 1.25 टाइम्स ऑफ T1 डिवाइडेड बाय T1 कैंसिल, 1.25 अगर बाहर आता है तो वो हो जाएगा 1.119 दैट इज 1.2 टाइम्स ऑफ n1। सो n2 कितना है 1.2 टाइम्स ऑफ n1 विच इज़ अवर ऑप्शन बी, ठीक है दिस इज अवर ऑप्शन बी। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है 4 इक्वेशन दिए हैं। देखिए जब वेव एक्स एक्सिस पर ट्रैवल कर रही है तो इक्वेशन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स, चाहो जो लिख सकते हो आप। यहाँ पर y क्या बताता है, y इज द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय पार्टिकल अलॉन्ग y एक्सिस एंड x इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब यहाँ पर क्या है, वेव बोल रहे हैं कि ट्रैवलिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, कोई अगर वेव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल करेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स बनेगा। सो एक्स वुड बी ए इंटू साइन ऑफ के एक्स की जगह होगा के वाई माइनस ओमेगा टी, क्योंकि अब कौन सी डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, वाई डायरेक्शन में, तो दिस वुड बी द इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मैच कर रहा है। फिर लास्ट क्या पूछा है, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड अदर एंड फ्री। तो मान लीजिए मेरे पास ये ऐसी स्ट्रिंग है जिसका एक एंड पूरी तरीके से फ्री है, जो फ्री होगा ना एंड वो हमेशा क्या करेगा, एंटी नोड फॉर्म करेगा, ठीक है। और बाकी एंड पर बाकी जो एंड है फिक्स्ड एंड वहाँ पे हमेशा नोड बनेगा। तो अगर यहाँ पे लूप बन रहे हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से लूप बन रहे हैं, सो जो फ्री एंड है वहाँ पर एंटी नोड के कारण हाफ ही लूप बनेगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से प्रोफाइल ड्रॉ कर ली है वेव्स की, स्टैंडिंग वेव्स की। तो देखिए
अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 3 कंप्लीट लूप और एक हाफ लूप बना है, तो हर एक लूप कितना डिस्टेंस होता है? हर एक लूप होता है लैम्बडा बाय 2। सो दिस इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2। और ये जो हाफ लूप है वो क्या होगा? लैम्बडा बाय 4 होगा। आगे क्या बोला है हमें? द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की, दिस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी, अब कुछ ऑप्शन दिए हैं, मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 4, मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा एंड इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर जो लूप बनाकर दिखाया है उसको ले रहा हूँ। अगर ये हाफ लूप, ये इतना जो हाफ लूप है, ये अगर लैम्बडा बाय 4 है, तो यहाँ पर सारे हाफ लूप काउंट कर लेते हैं। कितने हाफ लूप आ रहे हैं? दिस इज फर्स्ट हाफ लूप, सेकंड हाफ लूप, फिर थर्ड हाफ लूप, फोर्थ हाफ लूप, फिफ्थ हाफ लूप, सिक्स्थ हाफ लूप, और ये हो गया सेवन्थ हाफ लूप। मतलब ये जो टोटल लेंथ होगी दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स द लैम्बडा बाय 4। तो ये ऑड हो गया। चलो एक और कंडीशन करके देख लेते हैं। मान लीजिए फिर से मेरे पास ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है और यहाँ पर फिलहाल मैं 2 लूप बना रहा हूँ और लास्ट वाला लूप तो हाफ रहेगा ही बिकॉज वो फ्री एंड है और फ्री एंड पे एंटी नोड बनते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कितने टोटल हाफ लूप है। तो यहाँ पर पहला अगर हाफ लूप लैम्बडा बाय 4 होता है तो सेकंड भी हाफ लूप होगा लैम्बडा बाय 4, फिर से ये लैम्बडा बाय 4, दिस इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 4 एंड दिस इज ऑल्सो लैम्बडा बाय 4। तो कितने हाफ लूप बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। सो अगेन दिस इज 5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 4। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंप्लीट लूप निकालता हूँ और एक हाफ लूप निकालता हूँ। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हाफ लूप इज लैम्बडा बाय 4 और यहाँ पे कितने टोटल हाफ लूप बन रहे हैं? 1 2 एंड 3। सो इट मीन्स द टोटल लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 4। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है कि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 4। 3 5 7 ये क्या है? सब ऑड इंटीग्रल है। ऑड इंटीग्रल से लैम्बडा बाय 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।